नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और कल हमने जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी के अंदर प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लिया था। उसमें काफ़ी सारी योजनाएँ हैं जो सरकार के द्वारा घोषित की गई हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि स्कीम्स के ऊपर अपना 1-2 क्वेश्चन फँसता है, तो वो आप अच्छे से पढ़िएगा। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। कल देखा था हमने कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी शपथ ली है तो काफ़ी उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ अपनी बताई हैं। एकदम एक्सट्रीम में जाकर के बात करते हैं, एक डिप्लोमेट वाली पॉलिसीज़ नहीं है। मतलब तुष्टिकरण की कोई नीति नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की उस चीज़ की। उन्होंने कहा अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, अमेरिकन्स फर्स्ट करके उन्होंने एक नारा दिया। उसके बाद कहते हैं कि जो भी इल्लीगली जो भी माइग्रेंट्स अमेरिका में आए हैं मेक्सिको की तरफ से, तो उनको फ़ोर्सेस के माध्यम से जो है देश से बाहर निकाला जाएगा। और जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको भी कम किया जाएगा। तो अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कही है। अब देखते हैं अब क्या जो है विश्व राजनीति का रुख होता है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें अमेरिका की ही एक मैगज़ीन है टाइम पत्रिका, इसको अपन कई बार पढ़ चुके हैं। टाइम पत्रिका के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर ये लोग घोषित करते हैं। इस बार इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए घोषित किया है, ठीक है? तो इससे पहले भी क्या इनको पर्सन ऑफ द ईयर का ये ऐसा कुछ मिला हुआ है क्या? तो हाँ, दूसरी बार ये जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। 2016 के अंदर जब ये राष्ट्रपति चुन कर के आए थे, तब भी इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने जो है अपना डिक्लेयर किया था। इसके अलावा देखिए टाइम पत्रिका जो है बड़े-बड़े लोगों को ही जो है इसके अंदर स्थान देती है। जैसे कि पिछले साल 2023 के अंदर इन्होंने टेलर जो स्विफ्ट हैं, टेलर स्विफ्ट के नाम आप जानते ही हैं, जो कि एक बहुत ही जो है पॉप सिंगर हैं अमेरिका की, उनको इसमें स्थान दिया है। उसके अलावा जो ज़ेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको भी इसमें स्थान मिला हुआ है। स्पेसएक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनको मिला हुआ है। जो बाइडेन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इन लोगों को भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो बनाया गया है। तो आप इसमें नाम ध्यान रखिएगा, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का, और पिछले साल जो है टेलर स्विफ्ट जो है, पिछले साल का मतलब है पिछले से पिछले साल 2023 में टेलर स्विफ्ट, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रहे। और इसमें और भी वैसे तो दे रखे हैं कि भई एथलीट ऑफ द ईयर जो है कैटलीन क्लार्क को बनाया है। ये एक बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी हैं अमेरिका की। लेकिन इतना अब याद नहीं करेंगे क्योंकि पूछा नहीं जाता है इतना। थोड़ा-सा इतना ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पता रहे हमें। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमारे आरएस प्रीलिम्स के अंदर इसमें क्वेश्चन आता है, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ये 22 भाषाओं के लिए, संविधान में जो उल्लेखित 22 भाषाएँ हैं, उसके अलावा आपके इंग्लिश और राजस्थानी, इन भाषाओं के लिए यानी कि टोटल जो है 24 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमें फैक्ट पता रहे, क्या पता कभी स्टेटमेंट देकर के पूछ ले। तो 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो वितरित किया जाता है। इस बार क्या किया इन्होंने कि 21 भाषाओं के लिए तो दे दिया है, लेकिन उसके अलावा जो बंगाली, उर्दू और एक भाषा और कौन-सी रह गई? डोगरी, इसके लिए ये पुरस्कार बाद में वितरित किए जाएँगे। हम कौन-कौन से पुरस्कारों को याद रखें? तो हम इसके अंदर 2 ही पुरस्कार याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे हिंदी भाषा का, जो कि गगन गिल को मिला है, और उनका कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, ठीक है? इसके लिए पुरस्कार दिया है। और एक हम याद रखेंगे हमारा राजस्थानी के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को गाँव और अम्मा, ये याद रखिएगा, मुकुट मणिराज को गाँव और अम्मा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पूरी-पूरी इनकी संभावना रहती है। एक मैंने इंग्लिश का भी याद यहाँ पर करने के लिए टिक किया है इसको। इंग्लिश में ईस्टर्न किरे ने स्पिरिट नाइट्स लिखा है, तो स्पिरिट नाइट्स ईस्टर्न किरे का, ये भी आप जो है उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी तो देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट अपन कितना क्या याद रख लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है जो भी विजेता हैं उन लोगों को। और कितनी भाषाओं के लिए है, तो अभी 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 तो हमारे संविधान की भाषाएँ हो गई, और 2 भाषाएँ कौन-सी हो गई, तो इंग्लिश और हमारी राजस्थानी भाषा के लिए, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए इसमें बहुत सारी लिस्ट है, इतना कौन याद रखे? जितना मेन-मेन चीज़ है उतना ही ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार किनको दिया जाता है? भई ऐसे बच्चे जो बहादुरी में, कला संस्कृति में, विज्ञान में, खेल-कूद में, या फिर कोई भी सामाजिक सेवा में जिन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर कोई काम किया है, तो उनको ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। ये पुरस्कार पहले तो देखिए गणतंत्र दिवस पे मिलता था, अब ये दिया जाता है 26 दिसंबर को। अब 26 दिसंबर क्या है? ये याद रखना है आपको। 26 दिसंबर क्या है? 26 दिसंबर अपना है वीर बाल दिवस, ठीक है? तो
वीर बाल दिवस के अवसर पर जो है ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब आप एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि कल हमने पढ़ा था कि जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब के लिए डिक्लेयर किया है, कब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा? और ये भी बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो चलिए देखिए इसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कितने बच्चों को दिया गया है, अब इतना नहीं ध्यान रखना है। जो मेन बात है कि अनीश सरकार 3 वर्षीय ये बच्चे हैं, 3 अनीश सरकार, और ये जो है फिडे की जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा जो रैंकिंग है उसको हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज के प्लेयर बने हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, अनीश सरकार जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये हो गया हमारे वीर बाल पुरस्कारों को लेकर के। नेक्स्ट देखिए व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बार का 34वां सम्मान है, 2024 और 34, ये ध्यान रहेगा, 34वां सम्मान है। और ये जो है हिंदी की एक लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम है सूर्यबाला। इनका 2018 में एक नॉवल आया था, उपन्यास आया था जिसका नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, वेणु की डायरी या कौन देश को वासी, जो दोनों में से जो भी आपको दिमाग में अटक जाए उतना ध्यान रखिएगा। वेणु की डायरी के लिए जो है व्यास सम्मान, वी से वेणु, वी से व्यास सम्मान, और सूर्य बाला जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान रह जाएगा। बस इतनी बातें हैं। और एक चीज़ और कि इसके अंदर जो पुरस्कार की राशि है वो साहित्य पुरस्कारों से ज़्यादा है। इसमें 4 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। और 2023 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था? 2023 में हिंदी की लेखिका है पुष्पा भारती, उनका एक संस्मरण था, मेमोरेड था जिसका नाम था यादें, यादें और यादें। यादें, यादें और यादें। ठीक है? तो ये ध्यान रहे हमें। साहित्य पुरस्कार के अंदर 2 ही नाम याद रखने हैं हमको, एक तो गगन गिल का और दूसरा मुकुट मणिराज का। व्यास सम्मान की बात करें तो 4 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं, और इसमें लेखिका है सूर्यबाला। ठीक है? क्या कृति है उनकी? वेणु की डायरी। और पिछले साल किसको दिया गया था? तो पुष्पा भारती को, उनकी किताबें यादें, यादें और यादें। ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अयोध्या का जो राम मंदिर है इसको सुरक्षा का जो पैमाना है, इसका मतलब जो इसका जो सिक्योरिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना विश्व स्तरीय माना गया है कि इसको ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। बस इतनी सी बात इसमें काम की है। और ये किसको दिया जाता है भाई? जिसकी सुरक्षा के जो मानक हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब के हों, उन्हीं को ये ब्रिटेन के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया जाता है। तो बस इतनी सी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जो किरण मजूमदार शॉ है, कौन है ये? तो बाइकॉन की चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शॉ। ठीक है? और इनको जो है भारत की तरफ से पद्म भूषण और पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया है। इनको जो है अभी हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है? तो ये वही बातें हैं कि असाधारण नेतृत्व, अच्छे लीडर होने के नाते ये सब बातों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब किरण मजूमदार शॉ के बारे में कुछ चीज़ें, एक तो बाइकॉन के संस्थापक हैं, सेल्फ मेड अरबपति महिलाएँ हैं, उनकी सूची के अंदर एकमात्र भारतीय हैं ये। ठीक है? फोर्ब्स की सूची में इनका नाम दर्ज है। फिर जो है पद्म भूषण, पद्मश्री दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से ये सम्मानित हैं। इन्होंने फियर बायोटेक की बायोफार्मा क्षेत्र के दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों, और फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, और फॉर्च्यून की एशिया प्रशांत में शीर्ष 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो महिलाओं का अगर कहीं पर भी सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं का या जो लीडर्स हैं उनमें नाम आए तो किरण मजूमदार शॉ का ज़रूर आता है। ये ध्यान रखिएगा, पद्मश्री, पद्म भूषण दोनों पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। और अभी हाल ही में क्या दिया गया है? तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हैं जो कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य को लेकर, बाल कल्याण को लेकर, जल के संरक्षण को लेकर, स्वच्छता को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के कौन कौन सी पंचायत अच्छे अच्छे काम कर रही है उसको लेकर के ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। अब हम इसकी कैटेगरीज अगर हम देखें भी तो कैटेगरीज है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो ऐसे नाम अगर आप देखें भी तो इसमें बहुत सारे पुरस्कारों में पंचायतों के सिर्फ ये लिखे हुए हैं कि भाई कितनी पंचायतों को दिए। तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी काम की चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। फीफा जो है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, उसने बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड्स जो है वो वितरित किए हैं। तो इनमें दोनों ही खिलाड़ियों के आप नाम ध्यान रखिएगा। 2024 के लिए फीफा का जो बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड है वो विनीसियस जूनियर को दिया गया है, जो कि ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं। और स्पेन की एताना बोनमाती जो हैं, ये इनको महिला कैटेगरी में दिया गया है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एताना बोनमाती जो हैं
लगातार दूसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, लगातार दूसरी बार, ठीक है? तो ये कहाँ की है? स्पेन की हैं और ये विनीसियस जूनियर कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। अगर आप इस मैगज़ीन का कवर पेज देखेंगे तो उसमें इन दोनों का फ़ोटो वहाँ पर लगा हुआ है। तो एग्ज़ाम में अगर नाम पूछ ले आपसे खिलाड़ी का तो भी आपको नाम भी पता होना चाहिए, जैसे निम्न में से कौन-सा खिलाड़ी जो है फुटबॉल से संबंधित है तो पता होना चाहिए विनीसियस जूनियर है, चर्चा में रहे हुए हैं। या इनका नाम देके और कुछ पूछ ही ले कि भाई फीफा बेस्ट अवार्ड फुटबॉलर किसको दिया गया है, तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, विनीसियस जूनियर ये तो हैं ब्राज़ील के खिलाड़ी और एताना बोनमाती ये कहाँ की है? स्पेन की खिलाड़ी, ठीक है? तो ये वाली बातें इसमें काम की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर देखिए यहाँ टेनिस के अंदर भी जो है डब्ल्यूटीए और एटीपी के पुरस्कार दिए गए हैं। डब्ल्यूटीए यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन के पुरस्कार जो कि महिलाओं को दिए जाएँगे बेस्ट प्लेयर के लिए और एटीपी यानी कि जो हमारा टेनिस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स में पुरुषों को जो दिए जाते हैं। तो इसमें भी आप 2 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं कि टेनिस के क्षेत्र में हमने पहले फुटबॉल के क्षेत्र में देखे जेनिक सिनर सॉरी विनीसियस जूनियर और एताना बोनमाती को मिला है। और अगर हम टेनिस के क्षेत्र में जाएँ तो पुरुष खिलाड़ियों में ये पुरस्कार एटीपी का पुरस्कार किसको मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का? जेनिक सिनर को मिला है, ये इटली से हैं। और महिलाओं में अगर हम देखें तो आर्याना सबालेंका है, ये बेलारूस की हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है? तो इन खिलाड़ियों के नाम बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम यूएस ओपन और टेनिस ओपन ये जितने भी टेनिस के जितने भी ओपन्स होते हैं, उनके अंदर इनका नाम बहुत चर्चा में रहता है और इनमें कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है। अगर हमसे पूछ ले कि कौन-सा ग्रैंड स्लैम में कौन विजेता था, वो भी हमें ध्यान रखना है। प्लेयर का अगर नाम पूछे, तो यहाँ आर्याना सबालेंका है और वहाँ पर जेनिक सिनर हैं, जो कि इटली से हैं और ये आर्याना सबालेंका कहाँ की हैं, तो ये बेलारूस की हैं। मुझे ध्यान आता है कि टेनिस में एक रशिया की बहुत अच्छी प्लेयर होती थी और उनको वो खूबसूरत भी बहुत थीं। अब नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका उनका नाम अब मुझे ध्यान आया रूसी गुड़िया उनको कहते थे और उनका जो नाम है वो है मारिया शारापोवा। ठीक है? तो अब यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? आर्याना सबालेंका। ये कहाँ की हैं? तो बेलारूस की हैं। रशिया, बेलारूस ऐसा करके कुछ ऐसा लिंक बिठाना होता है ताकि ध्यान रहे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। 3 श्रेणियों में 6 एथलीट्स को वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो देख लेते हैं कि किसको क्या पुरस्कार मिला है। अच्छा, इसमें देखिए हमने अब तक पढ़ा फुटबॉल के अंदर 2 खिलाड़ी उनके नाम याद रखने हैं। उसके अलावा टेनिस के अंदर 2 खिलाड़ी जेनिक सिनर और दूसरी आर्याना सबालेंका ज इन 2 के नाम याद रखने हैं। अब एथलेटिक्स के अंदर भी सेम जो अपन पुरस्कार पढ़ते हुए आ रहे हैं, एथलेटिक्स में भी 2 लोगों के आपको नाम ध्यान रखने हैं, एक महिला में और एक पुरुष कैटेगरी में। यहाँ देखिए एक एक क्या है मैंने मैगज़ीन थोड़ा जल्दी आपको अपलोड कर दी थी, इसमें टिक नहीं लगाया मैंने। यहाँ पर आप अगर आपके पास में फ़िज़िकल फ़ॉर्म में हो तो आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा। सर्वोच्च संस्था जो है एथलेटिक्स की वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स इसने जो है ये पुरस्कार वितरित किए हैं। सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में 2024 के वो है उनका नाम है यहाँ पर लेत्साइल टोबैगो। अच्छा ये पुरस्कार जो है मोनाको, मोंटे कार्लो जो है वहाँ पर वितरित किए गए हैं। इतना तो कौन पूछेगा लेकिन नाम थोड़ा-सा दिमाग में रहे। इसके अंदर ये जो पुरुष के अंदर ये पुरस्कार है ये जो है लेत्साइल टोबैगो को दिया गया है और महिलाओं में सिफ़ान हसन को ये पुरस्कार दिया गया है। दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं लेत्साइल और सिफ़ान, लेत्साइल और सिफ़ान, लेत्साइल और सिफ़ान, ये ध्यान रखना है नाम। और इसमें ये जो पुरस्कार हैं, हालाँकि ये अभी कैटेगरीज़ यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं, यहाँ 3 कैटेगरी आपको दिखेगी। एक ट्रैक में, एक फ़ील्ड में, एक आउट ऑफ स्टेडियम। इसके अंदर भी महिला और पुरुष में पुरस्कार वितरित किए गए, लेकिन इतने नाम आप जो है एग्ज़ाम तक देखिए याद नहीं रहते हैं। तो जो मेन जो चीज़ है वही हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मेन बात ये है कि यहाँ पर लेत्साइल को और यहाँ पर महिला में सिफ़ान हसन को ये पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ल्ड एथलीट ब बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अगर श्रेणियाँ देखें तो अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, ट्रैक है, फ़ील्ड है और आउट ऑफ स्टेडियम इसमें भी पुरस्कार दिए हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रखने, हम यही याद रख के जाएँगे, क्योंकि इतने सारे नाम हैं वैसे याद नहीं रहने। तो और फिर दूसरा यहाँ पर देखिए राइज़िंग स्टार्स के भी नाम दिए गए हैं, लेकिन इतना आपको 2 के याद रख लें, इतना सफिशिएंट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए मिस इंडिया यूएसए। फिर देखिए मिस इंडिया यूएसए जो है हमारे चेन्नई के अंदर उनका जन्म हुआ है। इनका नाम है 19 वर्ष की है लड़की भारतीय अमेरिका की सेंड्रा कैटरीन सेंड्रा नील। इनको जो है मिस इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया है। हालाँकि अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता है, लेकिन ठीक है अगर
करंट के नाम पे ही कुछ पूछ ले तो थोड़ा-सा दिमाग में नाम हमें ध्यान रहे। और इसी प्रतियोगिता में अगर आप देखें तो संस्कृति शर्मा जो है उनको मिसेज़ इंडिया यूएसए जो है वो घोषित किया गया था और अर्शिता कटपालिया को मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब जो है वो दिया गया है। बाकी इतना कुछ ख़ास बात इसमें है नहीं। फिर टॉम क्रूज़, नाम क्या है क्रूज़, टॉम क्रूज़, ये अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ये भी कोई इतना कोई विशेष है नहीं कि आएगा एग्ज़ाम में। फिर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको सार्वजनिक नेतृत्व पब्लिक लीडरशिप के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा जो है चंद्रशेखर शेखरन शक चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान दिया गया है। अच्छा, अगर इसमें इस प्रकार से, क्योंकि देखिए इंडिया से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार हाल ही में किस शख्सियत को दिया गया, तो हमें दिमाग में एकदम से आएगा नहीं, क्योंकि ये सरस्वती पुरस्कार है तो किसी हमें ये लगेगा कि कोई बुक लिखने वाले या किसी नॉवल लिखने वाले व्यक्ति को ये दिया गया होगा, लेकिन ये हमारे विदेश मंत्री को दिया गया है। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन करंट के नाम पे बनाए तो थोड़ा-सा हमें ध्यान रहे कि ये इस तरीके का पुरस्कार जो है एस जयशंकर को दिया गया है। उसके अलावा ये पुरस्कार किस नाम पे है, क्या है, ये तय काम का नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए आईएसएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये दिया किसने है, तो रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम ने ये पुरस्कार दिया और हमारे यहाँ से ईपीएफओ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये पुरस्कार जो है वो ग्रहण किया है, महानिदेशक जो है उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये भारत को ये पुरस्कार मिला है गुड प्रैक्टिस अवार्ड, इतना ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हर एक डिटेल में आप जाएँगे तो अभी मैगज़ीन और पड़ी हैं 9 महीने की साथ में पढ़ने के लिए, 6 महीने की, 9 महीने वाले तो सिर्फ़ प्रादेशिक आप पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा टोटल मिलाकर के आपके पास में इतनी मैगज़ीन्स हैं, कितना याद रखेंगे? तो एग्ज़ाम टाइम तक जितना रिटेन हो सके और जो काम का है, उसी पे फ़ोकस किया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर देखिए अरुण कपूर जो है उनको भूटान का शाही सम्मान दिया गया है, ये भारतीय शिक्षाविद हैं और इसमें जो है पहली बार किसी को ऐसा है कि दाशो की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये जो उपाधि है ये वहाँ पर आमतौर पे जो कोई वरिष्ठ भूटानी अधिकारी होता है उसी को दी जाती है। तो ये गैर निवासियों को तो बहुत कम ही ये उपाधि दी जाती है, तो ये थोड़ा-सा आप नाम ध्यान रखिएगा कि भूटान का शाही सम्मान जो है वो अरुण कपूर को दिया गया है। और ये शाही सम्मान का नाम भी है देखिए इसमें अच्छा सॉरी ये भूटान के जो राजा हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। 2019 में कपूर को रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना में भूटान बेक्लॉरिएट शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने के उनके काम के ड्रुक थक्से सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो पहला अवार्ड नहीं है इनका, इससे पहले भी इनको पुरस्कार दिया है। अरुण कुमार का नाम, कपूर का नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जेसी डेनियल पुरस्कार, ये देखते हैं, ये काम का नहीं है, मलयालम निर्देशक के लिए है, ये भी काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं खेल परिदृश्य के ऊपर। तो फिर देखिए सबसे पहले खेल परिदृश्य में हमको क्रिकेट पढ़ना है। क्रिकेट के अंदर भारत और वेस्ट इंडीज़ की जो है वो वनडे श्रृंखला के बारे में है और ये महिलाओं का क्रिकेट है और भारत वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये खेला गया। इसमें एक तो टी20 की सीरीज़ चली और एक दिवसीय जो है वो श्रृंखला चली। दोनों में ही भारत ने जीत दर्ज की है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए भारत के दौरे पर वेस्ट इंडीज़ की टीम रही, भारत में ये मैचेस खेले गए और 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला जो है इसमें खेली गई। 3 टी20 और 3 ही एक दिवसीय वनडे मैचेस खेले गए। भारत ने वेस्ट इंडीज़ को इसमें हराया और इसके अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें भारत ने जीता है, लेकिन इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा है और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है इसमें। इन्होंने जो है 5-4 या फाइवर जो है उसका रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि जब कोई गेंदबाज एक ही पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेता है तो उसको फाइवर कहते हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ में इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मैच में दीप्ति शर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो उससे पुरस्कृत किया गया है। और वनडे श्रृंखला की अगर बात करें, क्योंकि ये तो थी टी20 सीरीज़, और वनडे श्रृंखला की बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रेणुका सिंह ठाकुर को दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया भारतीय महिला टीम के अंदर भी वनडे मैचेस हुए थे और इसके अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, तो ये इतना कुछ खास है नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। भारत वेस्ट इंडीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उसमें भारत ने जीत दर्ज की है, दोनों ही में, टी20 में भी और एक दिवसीय सीरीज़ में भी। फिर देखिए बांग्लादेश ने दूसरी बार जीता एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर-19 का एशिया कप। ये बांग्लादेश ने दूसरी बार जीता है, लेकिन ये जो टूर्नामेंट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय टीम सफल रही है। अब तक 8 बार जो है भारतीय टीम इस चीज़ को जीत चुकी है। तो ये अंडर-19 का एशिया कप है, ये पुरुषों का एशिया कप है। किसने जीता है इसको? बांग्लादेश ने जीता है।
तो ये ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के द्वारा इसको जीता गया है। इसको मेज़बान देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात है। 8 टीमें कितनी, खैर वो इतना कोई नहीं पूछेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जीता किसने है, बांग्लादेश ने जीता है। किसको हराया है, भारत को हराया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नोट डाउन भी कर रहे हैं। फिर देखिए इसी के अंदर ये महिलाओं का वाला जो कप था, तो इसको भारत ने जीता है। तो भारत ने जीता पहला अंडर 19 महिला एशिया कप 2024। ये मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया। मज़े की बात है, ऊपर बांग्लादेश जीता है पुरुषों वाली टीम में और यहाँ पर बांग्लादेश को हराया गया है। और एक खिलाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है गोगांदी त्रिशा। त्रिशा याद रखिएगा, ये इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने नाम ध्यान रखिएगा। एक दिव्या शर्मा, सॉरी दीप्ति शर्मा और दूसरी है त्रिशा। दोनों का नाम ध्यान रखना है, दीप्ति शर्मा का और यहाँ पर त्रिशा का। फिर देखिए नेक्स्ट है आर अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। तो ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मुंबई ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब। तो इसमें सिर्फ यही नाम ध्यान रखिएगा, मुंबई ने जीता है, मध्य प्रदेश के साथ में मुकाबला था तो इसको हरा करके फाइनल में, और ये मुंबई ने जीता है। फिर नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन में 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और रेलवे की टीम्स हैं इसमें, एक मिनट। तो देखिए ये जो बैडमिंटन वाली जो चैंपियनशिप है ये अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट है ये कंपटीशन, और इसको इसमें जो है कर्नाटक जीता है रेलवे को हरा करके। और अगर इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हरियाणा ने इसको गुजरात को हरा करके जीता है। तो कुछ प्लेयर के यहाँ पर एक नाम है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। तो एम रघु कर्नाटक से एकल पुरुष में। अब इनके उपविजेता आपको याद रखने, क्योंकि बड़ी चैंपियनशिप होती है तभी वो कुछ ज़्यादा अंदर से पूछा जाता है, बाकी तो नॉर्मल आप ध्यान रखिएगा। और देविका सिहाग जो है वो महिलाओं में, इन्होंने हरियाणा से इसको जीत दर्ज करवाई। तो बैडमिंटन से रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट देखिए फिर देखिए गुवाहाटी मास्टर्स 2024, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा इसका आयोजन गुवाहाटी आसाम में, क्योंकि गुवाहाटी का ही है तो गुवाहाटी में ही हुआ। इसके अंदर अगर हम देखें तो भारत की खिलाड़ी है सतीश करुणाकरण, इन्होंने इसको चाइना के खिलाड़ी को हरा करके एकल खिताब जीता है। और अगर हम युगल की बात करें तो भी भारतीय जोड़ी ने जीता है, जिसका नाम है तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा। तो ये थोड़ा क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है, नाम ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है इसका, गुवाहाटी मास्टर्स है। और खिलाड़ियों के नाम इसमें थोड़े ध्यान रखने वाले हैं, एक तनिषा, अश्विनी और यहाँ पर सतीश करुणाकरण। फिर ये इंपॉर्टेंट बैडमिंटन का टूर्नामेंट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में किया गया। और इस वर्ष के जो ये है इसके अंदर पुरुष और महिला एकल खिताब जो है पीवी संधू और लक्ष्य सेन ने जीता है। तो फ्रंट पेज पे हमने लक्ष्य सेन के बारे में पढ़ा था। लक्ष्य सेन इस बार 2 अवार्ड जीत करके लाए हैं, जिसमें से एक ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन पुरस्कार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन के पुरस्कार महिलाओं में पीवी संधू जिनकी अभी शादी हुई है, और दूसरे लक्ष्य सेन, ठीक है, इन्होंने इसको जीता है। अब किसको हराया है, इसको तो चाइना की छोड़िए, इतना काम का नहीं है। लक्ष्य सेन ने पहली बार ये खिताब जीता है, ठीक है। और पीवी संधू के बारे में क्या है, तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू का यह तीसरा सैयद मोदी इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 2017 में जीता है। कब जीता है ये काम का नहीं है, लेकिन तीसरी बार जीता है ये काम का, और लक्ष्य सेन ने इसको पहली बार जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर इसमें हम देखें कि महिला युगल का खिताब जो है वो भी भारतीय ने जीता है। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं का एकल खिताब जो है भारत ने जीता, पीवी संधू। पुरुषों का एकल खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। और जो महिलाओं का युगल खिताब है वो भी जो है वो महिलाओं ने, भारतीय महिलाओं ने जीता है। नाम क्या है उनका, तो एक तो है गायत्री गोपीचंद और दूसरी है त्रिशा जॉली। तो ये इनकी जोड़ी ने ये खिताब जीता है। नाम ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल लक्ष्य सेन, महिलाओं में पीवी संधू, और महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली, ये भारत की हैं। इन्होंने ये पुरस्कार हमारे लिए जीता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल पुरस्कार, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अच्छा एक नाम यहाँ पर और है, अपने पीछे ये पढ़ा था, ये कहाँ गया, गुवाहाटी मास्टर्स, इसमें हमने नाम पढ़ा था तनिषा कास्ट्रो और अश्वनी पोनप्पा। तो यही देखिए, ये तनिषा जो है ये यहाँ पर उप विजेता भी रही हैं। अगर मिश्रित युगल की बात करें सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो ये यहाँ पर उप विजेता रही हैं। यहाँ देखिए तनिषा कास्त्रो। तो तनिषा कास्त्रो का नाम ध्यान रखिएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो एग्जाम में नाम दे करके भी पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। और आजकल ऐसे अब लक्ष्य सेन वो नाम क्यों देगा, आपने इतनी बार पढ़ा है, आप डी कुकेश नाम क्यों देगा, तो इसलिए कुछ हटके नाम अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। अब चलते हैं हॉकी में। तो हॉकी में देखिए पाकिस्तान को हराकर भारत ने 5वीं बार जूनियर एशिया कप हॉकी का ये जो है विजेता बना है। फिर देखिए नेक्स्ट है हॉकी के अंदर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो है
जूनियर हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही जो है ये भारत ने जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही ये महिला और पुरुष वाला जो प्रतियोगिता है अंडर 19 वाली, ये भारत ने जीती है, एशिया हॉकी कप वाली। तो एशिया हॉकी कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पहले तो ओमान के मस्कट में हुआ। और इसमें अभी खिलाड़ी हैं भारत की ओर से अरिजीत सिंह। अब अरिजीत सिंह कब से हॉकी खेलने लगे? नहीं, अरिजीत सिंह ने जो है इसमें 4 गोल किया। अब गोल वगैरह नहीं याद रखने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एशिया जो कप हुआ है हॉकी का, उसके अंदर महिला और पुरुष दोनों के अंदर ही भारतीय टीम जो है इसमें विजेता रही है। यहाँ पर भी देखिए भारत ने दूसरी बार इसको जीता है और यहाँ पे 5वीं बार जीता है। यानी हॉकी के अंदर हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टेबल टेनिस की तरफ। टेबल टेनिस में पहला कप देखिए वाल्डनर कप। अब ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है, आपको भी शायद लगेगा एक बार, तो ये ध्यान रखिएगा। वाल्डनर कप किससे संबंधित है? टीटी से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। ये स्वीडिश टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन ओवे वाल्डनर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका नाम क्या है? वाल्डनर कप है। इसका आयोजन कहाँ पर? सबसे अच्छे देश में, नॉर्वे, ओस्लो। ठीक है, यहाँ से आई थिंक नोबेल पीस प्राइज यहीं से दिया जाता है। तो ये ओस्लो नॉर्वे के अंदर जो है यहाँ पर इसको खेला गया। और इसके अंदर इस टूर्नामेंट में 2 टीमें, टीम एशिया और टीम वर्ल्ड जो है वो शामिल थी। अब इसमें जीता कौन? तो पहले आयोजन में टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को इसमें हराया है। भारत की तरफ से कौन है? तो भारत की तरफ से देखिए मनिका बत्रा है इसके अंदर, टीम एशिया के अंदर। टीम एशिया में मनिका बत्रा है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, नाम ध्यान रखिएगा भारत की तरफ से। बस और इसमें कुछ काम की ऐसी बात है नहीं। 2 टीमें थी, ये स्कोरिंग प्रणाली ठीक है। वाल्डनर कप का नाम ध्यान रखिएगा। वाल्डनर कप जो है वो किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं शतरंज। शतरंज की बिसात पे डी गुकेश और पीछे पड़ा था हमने अनीश सरकार, जो कि 3 साल के बच्चे हैं और उनको जो है चेस प्लेयर, एक यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं, इसलिए उनको पुरस्कार, वीर बालक पुरस्कार भी दिया गया है। अब देखिए डी गुकेश जो है बने विश्व शतरंज के नए विश्व चैंपियन। 18 साल के ये खिलाड़ी हैं। डिंग लेरेन को हरा करके इन्होंने सिंगापुर के जो चैंपियनशिप था फिडे का, उसमें उसको हरा करके और ये खिताब इन्होंने जीता है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ बातें जो है जो पिन पॉइंट बात है वो ध्यान रखनी है। गुकेश ने सिंगापुर में खेले गए इस मुकाबले की आखिरी और 14th जो बाजी थी उसके अंदर जो है डिंग लेरेन को हराया है और जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट के अंत में गुकेश के जो पॉइंट्स है वो 7.5 रहे और लिरेन के पॉइंट थे 6.5। तो ये 7.5 साढ़े साती जो थी ये भी ध्यान रखनी है। तो साढ़े साती किसके फेवर में थी? डी गुकेश के फेवर में थी। ऐसे करके हम याद रखेंगे। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रूस के गैरी कास्पेराव जो है उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। वो 22 साल के थे, ये 18 साल के हैं। और इनका तो यूट्यूब पे बहुत फेमस वो भी आ रहा था कि बहुत कम उम्र में इन्होंने कह दिया था कि मैं यंगेस्ट प्लेयर बनूंगा चेस का। तो यंगेस्ट प्लेयर ये बन गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। यहीं के जो विश्वनाथन आनंद है जो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी यहीं से ही बिलोंग करते हैं। और एक दिग्गज खिलाड़ियों में उनका जो है वो नाम आता है। भारत वैसे भी चेस के अगर बात करें तो दिग्गज खिलाड़ियों में ही भारत का नाम आता है। काफ़ी सारे ग्रैंड मास्टर्स जो है वो भारत ने दिए हैं। कोनेरू हम्पी का नाम हमने अभी पढ़ा ही था, फर्स्ट जो हमारा पेज था उसके अंदर। तो इन खिलाड़ियों के कुछ आप नाम ध्यान रखिएगा, चेस से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये है स्क्वैश से संबंधित। फिर देखिए नेक्स्ट स्क्वैश है। स्क्वैश में भारत की कोई इसमें जीत हुई नहीं है। 28वां विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है आपके हांगकांग में आयोजित किया गया है। इसमें इंग्लैंड और मिस्र के बीच में मुकाबला था। मिस्र ने यानी इजिप्ट ने इसको जीता है 2-0 से हरा करके। तो स्क्वैश में भारत का कोई भी यहाँ पर है नहीं। स्क्वैश के अंदर कभी भी भारत की कोई टीम का कुछ ऐसा पढ़ा है भी नहीं। तो स्क्वैश के अंदर आप अगर आप क्वेश्चन आ भी जाए तो आप भारत तो टिक लगा के नहीं आएंगे, इतना तो जो है वो कंफर्म बात है। भारतीय टीम ने पहली बार विश्व टीम चैंपियनशिप में शीर्ष 5 में जगह बनाई है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। फिर देखिए बॉक्सिंग के अंदर क्या है? तो एशियन युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है वो बॉक्सिंग में आयोजित की गई है दोहा में। और इसके अंदर जो है चैंपियनशिप में 40 श्रेणियों जूनियर और युवा स्तर पर 20-20 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसमें भारत के युवा भारोत्तोलक ने 7 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक जीत करके जूनियर भारोत्तोलन में 12 पदक जो है वो जीते हैं। किसी खिलाड़ी का नाम है क्या? तो वो खिलाड़ी का नाम देख लेते हैं। भारत से कौन कौन से खिलाड़ी हैं? यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की है ज्योत्सना सबर। इन्होंने जो है 16 वर्षीय हैं ये। और युवा जो 40 किलोग्राम वाली कैटेगरी है इसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। और कुल मिलाकर नया एशियाई रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। तो बॉक्सर का नाम ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना। मेरी सहेली है ज्योत्सना और वो है भी एकदम बॉक्सर टाइप, तो ध्यान रखेंगे हम। सॉरी, बॉक्सिंग वाला नहीं है,
ये गलती हो गई यहाँ पर, ये मैंने इसको लिखा भी था, देखिए क्या करते हैं ये लोग। ये मुक्केबाज़ी नहीं है यहाँ पर, मुक्केबाज़ी नहीं है, भारोत्तोलन है, रेसलिंग है, रेसलिंग है ना? रेसलिंग भी नहीं, सॉरी वेट लिफ्टिंग है, फिर गलत बोल दिया मैंने, ये वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग। ये बॉक्सिंग नहीं है, ये भारोत्तोलन है। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग है। तो ये भारोत्तोलन वाली श्रेणी है, इसके अंदर देखिए ये स्नैच, क्लीन और जर्क ये सब इसी में होता है। तो ये सब जो है इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड है वो किसकी तरह है, वेट लिफ्टर की तरह है। तो ज्योत्सना सबर जो है महिला युवा वर्ग में उन्होंने कुल स्नैच और क्लीन एंड जर्क में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका नाम ध्यान रखना है हमको, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पर एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है, तीनों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती है, वो क्लीन जर्क और ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा ज्योत्सना सबर का। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने वन लाइनर्स पढ़े थे फर्स्ट वाले वीडियो में, तब भी हमने इनका नाम पढ़ा था। फिर है पायल, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और फिर है कोयल, नाम देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं और हैं वेट लिफ्टर्स, ठीक है। तो ये है। फिर है साईराज परदेशी, ये जो है इन्होंने पुरुष वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक हमने कुल जो है इसमें काफ़ी सारे जीते हैं। 13 से 17 वर्ष तक के ये भारोत्तोलक हैं, यहाँ पर वेट लिफ्टर्स हैं। तो ये थोड़ा नाम आप कट करके इसको ठीक कर लीजिएगा। ये बॉक्सर्स नहीं है, ये वेट लिफ्टिंग के अंदर इनको दिया गया है, ठीक है। ज्योत्सना सबर का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी का नाम देख करके पूछते हैं, तो हमें ध्यान रहे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए चर्चित खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है नाम पवन काम्पेली का। इन्होंने क्या किया है कि जो ई स्पोर्ट्स अभी आयोजित किए गए इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, उसके अंदर ई फुटबॉल स्पर्धा के अंदर इन्होंने भारत के लिए पहली बार पदक जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है, पहली बार जीता है। तो नाम क्या है, पवन कंपेली इनका नाम है। थाईलैंड थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर जो है 2024 के एशियाई ई स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। इसमें इन्होंने जो है कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ये भारत के लिए पहला पदक है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, नाम क्या है, पवन काम्पेली, पवन काम्पेली, पवन काम्पेली, पवन काम्पेली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुश मैनी, इन्होंने क्या किया, तो ये जो है F2 कंस्ट्रक्टर रेस इन्होंने जीती है। तो ये ड्राइवर हैं कुश मैनी, अबू धाबी के अंदर फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर रेस जीती है इन्होंने, और ये पहली बार किसी भारतीय ने जीती है। तो ऊपर तो ये भी पहली बार है पवन काम्पेली ई स्पोर्ट्स के अंदर। कुश मैनी जो है ये एक ड्राइवर हैं और फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर रेस इन्होंने जीती है, पहले खिलाड़ी बने हैं। और ये जो देखिए इससे पहले वे इस रेस में पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जाके अगर किसी खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा तो इन चर्चित खिलाड़ियों में से पूछा जाएगा, नाम ध्यान रखिएगा। फिर है इनकी टी शर्ट को रखा है, इसका कुछ इतना लेना देना नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन जो है भारत के अंदर किया जा रहा है और पहली बार है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अच्छा, अभी भारत का एक वो खो खो वाला भी मैंने देखा था कहीं पे, खो खो के अंदर भी जो है भारत में इसने मेजबानी करी है, तो वो भी हम देखेंगे उसमें। नेक्स्ट वाली मैगजीन से पहले ही उसको कवर करवा दूंगी मैं एक वीडियो बना करके, उसमें हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो यहाँ देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है पहली बार भारत में आयोजित हो रही है, ठीक है। और ये इसका 12वां संस्करण है। इससे पहले ये एशिया के अंदर तो हो चुकी है, लेकिन भारत में पहली बार जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए सऊदी अरब करेगा फुटबॉल पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी। अब फीफा के द्वारा जो 2034 में फुटबॉल होगा उसकी मेजबानी जो है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा की जाएगी। जबकि स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को संयुक्त रूप से 2030 में पुरुष वर्ष के, ठीक है, 2034 में सऊदी अरेबिया को मिली है और 2030 के अंदर जो है ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को इन तीनों को संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी का अवसर दिया जाएगा। विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2030 विश्व कप के 3 मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे में भी आयोजित किए जाएंगे। तो इस बार तो काफ़ी सारे देश हैं 2030 के लिए। 2034 का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप कि सऊदी अरेबिया को इसकी मेजबानी दी गई है। फिर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तारीखों की घोषणा की गई है। तो 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। शीतकालीन है तो ठंडे जगह पे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। आइस इवेंट्स जो होंगे वो लद्दाख में किए जाएंगे, और जो स्नो इवेंट्स होंगे जैसे कि अल्पाइन है, स्कीइंग है, नॉर्डिक स्कीइंग है, स्की माउंटेनियरिंग है, स्नो बोर्डिंग है, मुझे भी नहीं पता क्या है, इनको आप यूट्यूब पे देखिएगा क्या क्या होते हैं। तो ये सब जो है कश्मीर में की जाएंगी। फिर ठीक है, ये दूसरा वर्ष होगा जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स के एक हिस्से की मेजबानी करेगा। तो आप देखिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी वहाँ की इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और वो एक राष्ट्रीय पटल पर भी उनको लाने का कार्य इससे किया जा रहा है।
और ये सब ठीक है। 2 प्रकार के इसमें गेम्स हैं, तो विंटर गेम्स का तो आपको ध्यान रह ही जाएगा, इसमें कुछ वो विशेष है नहीं। फिर देखते हैं वन लाइनर्स में क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें फ्रेंड्स कुछ इतने इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है नहीं, जो मैंने अभी एक बार वापस इसका देखा है। तो कुछ एक देख लेते हैं, जैसे ये है कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? तो ये नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं जोआओ फोनेरस्का, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं जिनको कि नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है इन्होंने। फिर यहाँ देखिए टेस्ट रैंकिंग में 904 अंकों के साथ शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह हैं, वो रहे हैं। अमेरिका ओपन 2009 के चैंपियन जुआन मार्टिन डेल पोर्तो ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, कौन से देश से? अर्जेंटीना से। अब ऐसा इतना कोई नहीं पूछेगा संन्यास वाला किसने क्या लिया है, तो ये यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा अद्यतन सामान्य ज्ञान। इसके लिए मुझे लगता है कि एक वीडियो मैं दूसरा बना लेती हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा मुलेठी वाला पानी पी लेती हूँ, गला दर्द करने लग गया मेरा। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इसको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को ज़रूर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो प्रादेशिक परिदृश्य वाले जो हमारे 1 साल की मैगज़ीन है, जो-जो मुझे काम का लगता है, उसका एक बार मैं कंपाइल वीडियो बना दूँ। तो ये मेरी आज की कोशिश है, देखते हैं कितनी सफल हो पाती हूँ मैं। पहले मैं कुछ बोल देती हूँ तो वो काम होता नहीं है, इसलिए मैं मन में रख रखी थी, लेकिन ठीक है। अब आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है आप लोगों का, तो आप देखिएगा उस सीरीज़ को भी, वो काफ़ी अच्छी होगी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक करी करी हुई है। तो हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो और अद्यतन वाला करके, और फिर हम उस जो है प्रादेशिक परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।